हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो जैसा कि आप सबने लास्ट वीडियो देख ही लिया होगा जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन के ऊपर था, पर्टिकुलरली आरसीटीज़ को हमने डिस्कस किया था, यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को। तो आज का जो वीडियो है वो है आरसीटीज़ की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि कंसर्ट गाइडलाइन के ऊपर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गाइडलाइंस होती क्या है, रिपोर्टिंग गाइडलाइंस किसे कहते हैं। तो रिपोर्टिंग गाइडलाइंस आर अ स्ट्रक्चर्ड टूल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स for health researchers to use while designing, executing, conducting and writing a research। तो किसी भी रिसर्च को लिखने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और उसको किस तरीके से रिसर्च को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए एक लिस्ट होती है जिस मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स की, या फिर उसको हम टूल के नाम से, क्योंकि हम जनरली जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं या क्वेश्चनेयर्स होते हैं उसको रिसर्च में टूल्स के नाम से हम कहते हैं। तो ऐसी लिस्ट जो इसेंशियल मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स के लिए गाइड करे, जो कि स्टडी को डिज़ाइन, एग्जीक्यूट, कंडक्ट और लिखने में इम्पॉर्टेंट हो, वो होती है रिपोर्टिंग गाइडलाइन। Reporting guideline also ensures readability, replication of research and can be utilized for clinical decision to get included in the systematic review। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग गाइडलाइन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो रीच बढ़ा सके, उसको पढ़ना जो है वो आसान हो सके, रीडेबिलिटी हो जाए, यानी कि उसको पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो। अगर वही सेम रिसर्च कोई अपने प्लेस पे या उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ला के, जो भी उसके लिमिटेशन है उसको कोप अप करके उसको कोई रेप्लिकेट करना चाहे तो वो रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के साथ जब लिखी जाएगी तभी वो रेप्लिकेशन और रीडेबिलिटी जो है वो पॉसिबल होगी लार्जर या ग्लोबल पॉपुलेशन में। तो और उसके अलावा क्लिनिकल डिसीजंस लेने के लिए, क्योंकि हेल्थ जो सेक्टर है, हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो प्रॉपरली जो है एविडेंस बेस्ड है, और इसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी हम इसलिए कहते हैं, या साइंटिफिक मेडिसिन भी इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये जो भी डिसीजंस लेते हैं क्लिनिकली, जो भी डॉक्टर आपकी मेडिसिन लिखता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वो एडवाइस करता है, वो सब कुछ जो है वो इन स्टडीज़ के बेसिस पे ही करता है। तो इनकी रीडेबिलिटी, रेप्लिकेशन और क्लिनिकल डिसीजंस अच्छे हों, क्योंकि हम जो है साइंटिफिक डेटा पे रिलाई करते हैं इन सारे डिसीजंस के लिए, तो ये अच्छे हों और स्टैंडर्ड तरीके से लिखे गए हों, इसलिए रिपोर्टिंग गाइडलाइन होती है। और इसके अलावा एक अच्छे क्लिनिकल स्टडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको साइट किया जाए। कोई भी स्टडी हो, उसका जब तक साइटेशंस नहीं बढ़ेंगे उस स्टडी का वैल्यू जो है उतना नहीं माना जाता है। तो अगर एक अच्छी आरसीटी की गई है, उसको रिपोर्ट अच्छे से किया गया है, तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो कल को सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए उसको कंसीडर किया जाए, क्योंकि जो भी स्टडीज़ मेथोडोलॉजिकल तरीके से करेक्ट होती है, अप्रोप्रिएट होती है, उन्हीं को जो है सिस्टमैटिक या मेटा एनालिसिस के लिए लिया जाता है। तो ये होती है रिपोर्टिंग गाइडलाइन, जहाँ पे आपको ये गाइड किया जाता है कि कैसे एक स्टैंडर्ड तरीके को, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करके किसी स्टडी को किया जाता है और लिखा जाता है। देन वाई रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग गाइडलाइन इज़ नेसेसरी, क्यों ये ज़रूरी है कि हमको रिपोर्टिंग गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। तो होल मेडिकल सिस्टम और मेडिसिन हेल्थ केयर सिस्टम डिपेंड्स ऑन दीज ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ ट्रायल। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो भी हमारे क्लिनिकल डिसीजंस होते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो इन ट्रायल्स पे डिपेंड करती। अगर ये ट्रायल्स में रिपोर्टिंग अच्छी है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, उस पर ट्रायल किया गया कि ये ड्रग जो है डायबिटिक पेशेंट्स में काफ़ी अच्छी इफ़ेक्ट दिखा रही है, तो उसके बेसिस पे, उस ट्रायल के बेसिस पे जो है वहाँ पे आपका क्लिनिकल डिसीजन चेंज कर सकता है वो एक ट्रायल। तो इसीलिए रिपोर्टिंग या स्टैंडर्ड गाइडलाइन प्रोसीजर्स या मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर्स फॉलो करना इसेंशियल है। सेकेंडली, reporting guidelines provide a reliable evidence if well designed and properly conducted। और एक reliable या फिर एक ऐसा trustworthy evidence provide करती है अगर वो रिपोर्टिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई स्टडी कंडक्ट की गई है। तो इसके अलावा उन मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स जो भी उस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, उससे हम स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस को भी जज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मेटा एनालिसिस या सिस्टमिक रिव्यूज़ देखे होंगे, कभी आर्टिकल्स आप देखिएगा, तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, बायस, ये सब कुछ जो है वो एनालाइज किया जाता है। वो बताया जाता है कि अच्छा इस स्टडी में जो डाटा है वो कितना स्ट्रेंथ वाला है या कितना रिलायबल है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन मेथोडोलॉजिकल स्टेप्स पे डिपेंड करती है जो आप कंडक्ट, एग्जीक्यूट और डिज़ाइन करने के टाइम पे गाइडलाइन के बेसिस पे यूज़ करते हैं. Also, these reporting guidelines reduce biases, as bias result from poorly designed or reported trial and can mislead scientific community decisions at all levels. तो इसके साथ साथ ये रिपोर्टिंग गाइडलाइंस क्या करती है, बायस कम करती है डिज़ाइनिंग के लेवल पे, रिपोर्टिंग के लेवल पे, और उससे क्या होगा कि आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी पे जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो अच्छी होगी, तो वो मिसलीड कहीं नहीं करेंगे. तो इसीलिए हमको रिपोर्टिंग गाइडलाइन जो है वो ज़रूरी है. देन डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन रिक्वायर डिफरेंट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस टू बी फॉलोड. तो जैसे कि हमको पता है कि डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं, बहुत सारे टाइप की स्टडीज़ होती है, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ही अभी डिस्कस किए हैं, और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस और अप्रोचेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. तो आप उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ क्या होती है. फॉर एग्जांपल सर्वेज हो गए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो गए, प्री पोस्ट टेस्ट हो गए, केस सीरीज़, केस रिपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शनल, ये डिफरेंट टाइप्स की जो स्टडीज़ होती है इन सब की अपनी स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस होती है, यानी कि इनका अपना मेथोडोलॉजिकल रूल्स या प्रोटोकॉल्स बनाया गया है. और ये प्रोटोकॉल्स किसके द्वारा बनाया गया है, तो इक्वेटर के द्वारा. एनहांसिंग द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हेल्थ रिसर्च नेटवर्क is an international initiative that aims to improve the quality of research publication and provides a comprehensive list of reporting guidelines and other material to help improve reporting. इक्वेटर एक वेबसाइट है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं. इक्वेटर नेटवर्क ये एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया गया है रिसर्च कम्युनिटी के द्वारा या साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, ताकि जो भी पब्लिकेशंस हो उनकी क्वालिटी और रिपोर्टिंग जो है वो इम्प्रूव की जा सके इन गाइडलाइंस की मदद से या और भी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स की मदद से. तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कॉमन स्टडी डिज़ाइंस और उनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कौन कौन सी होती है. तो सबसे कॉमन जो हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ होती है वो है क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि RCTs. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसर्ट गाइडलाइन यानी कि कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स. एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो कि ट्रायल्स को रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया, दैट इज़ कंसर्ट गाइडलाइन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के लिए हम फॉलो करते हैं स्ट्रोब गाइडलाइन, जिसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन एपिडेमियोलॉजी. देन सिस्टमिक रिव्यू के लिए हम फॉलो करते हैं प्रिज्मा गाइडलाइन, जिसको हम प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं. देन स्टडी प्रोटोकॉल्स जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम स्पिरिट या फिर प्रिज्मा P गाइडलाइन को फॉलो करते हैं. तो स्पिरिट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आइटम्स रिकमेंडेशंस फॉर इंटरवेंशनल ट्रायल्स एंड प्रिज्मा P इज प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस प्रोटोकॉल्स. देन आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक टाइप ऑफ स्टडीज़, जिसके लिए हम स्टार्ट और ट्राइपॉड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं. तो स्टार्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज़, और ट्राइपॉड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ मल्टी वेरिएबल प्रिडिक्शन मॉडल फॉर इंडिविजुअल प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस. अब ये जो गाइडलाइंस है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ कुछ स्टडी डिज़ाइन में 2 गाइडलाइंस दी हुई है. तो ये जर्नल्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी गाइडलाइन को ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं. तो जब आप किसी जर्नल में सबमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके वेबसाइट पे ऑथर्स इन्फॉर्मेशन में ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि वो कौन से टाइप ऑफ स्टडी के लिए कौन सी रिपोर्टिंग गाइडलाइन की डिमांड करते हैं. देन उसी तरह केस रिपोर्ट्स को हम रिपोर्ट करते हैं केयर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है कॉन्सिस बेस्ड क्लिनिकल केस रिपोर्टिंग गाइडलाइन. देन क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन को हम एग्री या राइट के बेसिस पे रिपोर्ट करते हैं, दैट इज अप्रेजल ऑफ गाइडलाइंस, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन. राइट इज रिपोर्टिंग आइटम्स और प्रैक्टिस गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर. देन क्वालिटेटिव रिसर्च को हम जनरली SRQR या कोरेक के थ्रू रिपोर्ट करते हैं. तो SRQR इज स्टैंडर्ड फॉर रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्चेस एंड कोरेक इज कंसोलिडेटेड क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव स्टडीज़. एंड फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जब स्टडीज़ करते हैं तो उनको हम स्क्वायर के बेसिस पे रिपोर्ट करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड रिपोर्टिंग एक्सेलेंस. तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट, आपकी स्टडी डिज़ाइन के लिए कौन सी बेस्ट गाइडलाइन है. तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी स्टडी डिज़ाइन के बेसिस पे या अपने स्टडी
को कौन सी अप्रोप्रिएट गाइडलाइन से हमको कंडक्ट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने equator-network.org जो वेबसाइट है उसे खोला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस इक्वेटर नेटवर्क में ओपन करने के बाद आप जब नेविगेट दिस वेबसाइट में देखेंगे तो अगर कोई होम से जा रहा है, अगर आप इस लिंक को यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। अदरवाइज आप होम, लाइब्रेरी और रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के उसमें जाके इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपनी स्टडी के लिए कौन सी बेस्ट रिपोर्टिंग गाइडलाइन अवेलेबल है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टडी टाइप बताना है, तो स्टडी टाइप इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जैसे कि मुझे एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है, अब मुझे देखना है कि कौन से स्पेसिफिक एरिया में करनी है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम्स दिए हुए हैं, स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं जिस पे आपको करनी है। फॉर से आई एम सेलेक्टिंग मेडिकल एजुकेशन, कि मुझे मेडिकल एजुकेशन क्लिनिकल एरिया पे अपनी स्टडी करनी है। और फिर आएगा सेक्शन ऑफ रिपोर्टिंग, तो आप किस बेसिस पे जो है उसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिख लिया है, आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डेटा के साथ हैं अवेलेबल, तो आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास जो है कुछ भी डेटा नहीं है स्टडी के लिए, आई एम जस्ट थिंकिंग कि मुझे इसके बेसिस पे करना है, तो आई एम नॉट सेलेक्टिंग एनी ऑप्शंस। और यहाँ पे फिर आप सेलेक्ट करेंगे सर्च रिपोर्टिंग गाइडलाइंस का ऑप्शन। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेइंग, नीचे आप देखेंगे डिस्प्लेइंग 2 रिपोर्टिंग गाइडलाइंस फाउंड। तो यहाँ पे मेरे स्टडी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे डेटा फील्ड किया है सर्च फॉर रिपोर्टिंग गाइडलाइंस में, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 2 गाइडलाइन ये एडवाइस कर रहे हैं, डॉक्ट्रीन गाइडलाइन या फिर राइज 2। इसके बेसिस पे हम जा करके वो पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी या जो भी स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपनी स्टडी को। तो वैसे ही आप अपने टाइप ऑफ स्टडी को सेलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट जो भी फील्ड में आप स्टडी करना चाहते हैं, रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी, सब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपनी स्टडी में उसको सर्च रिपोर्टिंग गाइडलाइंस में सर्च करना है, तो वो आपको ऑटोमेटिक जो है वो सजेशंस देगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बिहेवियरल मेडिसिन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी सेलेक्ट करी है, तो यहाँ पे मुझे 12 रिपोर्टिंग गाइडलाइंस मिली है। और आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल करना है तो कौन सी पर्टिकुलर गाइडलाइन आपको फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सारी जो गाइडलाइंस है वो हमें सजेस्ट कर दी गई है इक्वेटर के वेबसाइट के द्वारा। तो कमिंग बैक टू कंसर्ट, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आरसीटीज़ को हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो आरसीटीज़ के लिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आरसीटी स्पेसिफिकली कंसर्ट गाइडलाइन के बेसिस पे हम रिपोर्टिंग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स, which is a protocol developed by a group of researchers not only to identify problem arising from conducting RCTs but also to report in a full and clear manner the results yielded by research, thereby facilitating RCT's reading and quality assessment। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आरसीटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, साथ ही साथ आरसीटीज़ को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि वो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर मैनर से जो है पब्लिश की जा सके और उसका जो रिज़ल्ट है वो फर्दर रीडिंग या क्वालिटी असेसमेंट के काम आए। तो हम इसीलिए कंसर्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आरसीटीज़ या क्लिनिकल ट्रायल्स को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज़ कंसर्ट गाइडलाइन को आपको कब रेफ़र करना है। तो बेस्ट टाइम होता है किसी भी गाइडलाइन को रेफ़र करने का कि आप जब स्टडी हाइपोथेसिस या एक बेसिक स्टडी रफ फ्रेम बना लेते हैं, तभी आपको जो है प्लानिंग करने थे पहले ट्रायल की, आपको गाइडलाइंस को रेफ़र करनी चाहिए। तो वो गाइडलाइंस जो है आपकी डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूटिंग और रिपोर्टिंग में बहुत मदद करती है। देन व्हाट इज़ कंसर्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जब आप कंसर्ट गाइडलाइंस को देखेंगे तो उसमें आएगा सबसे पहला वर्ड है कंसर्ट स्टेटमेंट। तो जो मेन प्रोडक्ट है इस कंसर्ट गाइडलाइन का वो कंसर्ट स्टेटमेंट है, और इट इज़ एन एविडेंस
base minimum set of recommendations for reporting randomized controlled trials. It offers a standard way for authors to prepare reports of the trial finding, facilitating their complete and transparent reporting and aiding their critical appraisal and interpretation. तो कंसर्ट का जो एसेंस है, कंसर्ट का जो हार्ट है, वो है कंसर्ट स्टेटमेंट. कि कंसर्ट स्टेटमेंट में वो चीज़ें हैं जो मिनिमम है, बेयर मिनिमम, ये पर्टिकुलर चीज़ें तो एक आरसीटी को रिपोर्ट करने के लिए होनी ही चाहिए. वो आपका कंसर्ट स्टेटमेंट है. और वो क्या ऑफर करता है? वो एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड कराता है ऑथर को, ताकि वो अपने रिपोर्ट को, उसकी फाइंडिंग्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिपोर्ट कर सके. और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए, आगे रिसर्चर्स के लिए उसको क्रिटिकल अप्रेजल और इंटरप्रिटेशन के काम आ सके. देन क्यों हमको कंसर्ट गाइडलाइन यूज़ करनी है पर्टिकुलरली? तो कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल, दैट इज कंसर्ट स्टेटमेंट, वॉज डेवलप्ड टू हेल्प बायोमेडिकल रिसर्चर्स टू रिपोर्ट RCTs transparently, but has number of extensions. Literally n number of extensions are available for consult. कि ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा स्टैंडर्ड, क्योंकि कोई भी रिसर्चर है, कोई भी रिसर्च अगर हो रही है तो उसमें मैन पावर लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, टाइम लग रहा है. वो सारे जो एफर्ट्स एक रिसर्चर और पार्टिसिपेंट उस रिसर्च के लिए देते हैं, वो एटलीस्ट फ्रूटफुल हो. इसीलिए ये गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए. और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे रिविजन्स हो रहे हैं, जैसे जैसे हमको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही हैं और भी चीज़ें हमको पता चल रही हैं, तो इस कंसर्ट गाइडलाइन के बहुत सारे एक्सटेंशंस बनाए गए हैं. एक्सटेंशन मतलब एक स्टैंडर्ड जो कंसर्ट गाइडलाइन है उसी के साथ ऐड ऑन किया जा रहा है. डिफरेंट टाइप्स के RCTs होते हैं क्योंकि. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड ट्रायल, एक्सटेंशन ऑफ कंसर्ट 2010 स्टेटमेंट. कि कंसर्ट का जो 2010 वाला स्टेटमेंट है उसका ये एक्सटेंशन है जब आप फैक्टोरियल टाइप ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रग की डोज फाइंडिंग की पे ट्रायल करना चाहते हैं तो आप कंसर्ट डिफाइन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से उसके डोसेज और उसकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर सकें. वैसे ही यहाँ पे आउटकम्स को रिपोर्ट करने के लिए कंसर्ट आउटकम्स 2022 एक्सटेंशन हैं. तो ऐसे ही RCTs के और भी बहुत सारी गाइडलाइंस के आपको एक्सटेंशंस अवेलेबल मिलेंगे इक्वेटर नेटवर्क पे, जो कि आप खुद जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, जहाँ पे आपको अपनी पर्टिकुलर स्टडी के अकॉर्डिंग किन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स या मेथडोलॉजिकल कंसर्न्स पे ध्यान देना है, वो इससे आपको पता चल जाएगा. तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. आने वाले वीडियो में हम कंसर्ट के पूरे 25 आइटम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो कीप वॉचिंग.